हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम लोग हाल में आयोजित हुए विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए इकोनॉमिक्स के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी एईडीओ, टीआरई4, बीएसएससी सीजीएल तथा अदर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है। पहला कथन है 90% घरेलू आबादी के पास आधार कार्ड है, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है 97% घरों में बिजली है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है 96% घरों में बैंक या डाकघर खाता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और नेक्स्ट है 83% घरों में शौचालय की सुविधा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये चारों कथन सही है। आप लोग इन सभी फैक्ट्स को याद करेंगे, क्योंकि हो सकता है बीपीएससी में किसी एक स्टेटमेंट को लेकर के भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी का अर्थ है, तो ब्लू इकोनॉमी का अर्थ महासागरों, समुद्रों और तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नीली अर्थव्यवस्था का अर्थ महासागरों, समुद्रों और तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात क्या है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात 919 है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात 919 है। वहीं बिहार का बाल लिंग अनुपात 935 है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास का सृजन करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना और असमानता को कम करना। ये तीनों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक प्रतिस्पर्धा विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। भारत में एक प्रतिस्पर्धा विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए परिवहन अवसंरचना आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरित अवसंरचना की अवधारणा संबंधित है, तो हरित अवसंरचना की अवधारणा सतत शहरी विकास से संबंधित है और हरित अवसंरचना को जल शोधन, वायु गुणवत्ता सुधार और मनोरंजक अवसरों जैसी कई पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य ध्येय है, तो भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य ध्येय स्मार्ट बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का विकास करना है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। नेक्स्ट है भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक निर्माण। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र लोक निर्माण है, जिसके अंतर्गत रेलवे, जल परिवहन, सड़क इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8%। 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर 8% थी और इसकी वास्तविक वृद्धि दर 7.6% थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था। यहाँ पर नहीं था पूछ रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तेज, अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास था। इसके अंतर्गत 2015 तक शून्य राजकोषीय घाटा नहीं था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है योजना अवधि के मध्य निम्नलिखित बिंदु लक्ष्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर उपरोक्त घटनाओं का सही काल अनुक्रमिक क्रम करना है, मतलब के क्रोनोलॉजिकली सजाना है। पहला है बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर तेजी से औद्योगिकरण, ये दूसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था। दूसरा है जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय के साथ विकास, ये लक्ष्य 9वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था। तीसरा है लिंग असमानता में कमी के साथ तीव्र और समावेशी विकास, ये 11वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था। और चौथा है विस्तारित अर्थव्यवस्था की स्थितियां बनाकर गरीबी की समस्या पर सीधा प्रहार करना, गरीबी हटाओ का लक्ष्य 5वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले दूसरा पंचवर्षीय योजना यानी कि 1, उसके बाद 5वां पंचवर्षीय योजना यानी कि 4, उसके बाद 9वां पंचवर्षीय योजना यानी कि 2 और उसके बाद 11वां पंचवर्षीय योजना यानी कि 3। 1 4 2 3, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 4 2 3।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के कार्य हैं? पहला स्टेटमेंट है ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करना, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कार्यक्रमों और पहलों की कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध मंडल के साथ साझेदारी करना, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नीति आयोग 1 जनवरी 2018 में स्थापित हुआ, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था। नेक्स्ट है यह योजना आयोग का प्रतिस्थापन था, तो ये स्टेटमेंट सही है, इसने योजना आयोग को रिप्लेस किया। नेक्स्ट है इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट है बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है? तो बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए 30% पूंजी की सब्सिडी दी जाएगी, 50 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 25% और 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के लिए 25% और अधिकतम 25 करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 25%। नेक्स्ट है निम्न कथन पर विचार कीजिए। अभिकथन है बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है क्योंकि बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि और मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, तो ये दोनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एवं आर दोनों सत्य है और आर ए का सही कारण है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किया, तो डीपी धर ने बिहार पंचवर्षीय योजना को तैयार और शुभारंभ किया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया, तो ये सही है। नेक्स्ट है यह बदलाव एक वैश्विक दुनिया में आर्थिक नियोजन के लिए एक अधिक गतिशील और अपनाने योग्य दृष्टिकोण की ओर एक कदम दर्शाता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एवं आर दोनों सत्य है और आर ए का सही विश्लेषण करता है। नेक्स्ट है नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग के 7 स्तंभ उद्देश्य हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है और इसके 3 विशेष विंग हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों सही है। भारत सरकार के नीतिगत थिंक टैंक नीति आयोग प्रभावी शासन के 7 स्तंभों पर आधारित है। जनहितैषी, सक्रियता, भागीदारी, सशक्तिकरण, समावेशन, समानता और पारदर्शिता, तथा ये अपने कामकाज को बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान विंग, परामर्श विंग और टीम इंडिया विंग सहित विशेष विंग का भी उपयोग करता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा राज्य नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर रहा? तो नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के शीर्ष पर ओडिशा रहा है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें इसका स्कोर 67.8 था और इसमें छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर तथा गोवा तीसरे स्थान पर था। और फिस्कल हेल्थ इंडेक्स यानी कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का रैंक 13वां है 27.8 स्कोर के साथ। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को लिंग अनुपात के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का लिंग अनुपात 876 है, लक्षद्वीप का लिंग अनुपात 946 है, पुदुचेरी का लिंग अनुपात 1037 है और चंडीगढ़ का लिंग अनुपात 818 है। और यहाँ पर घटते क्रम में व्यवस्थित करने बोल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में हरित क्रांति को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य देश में खाद्यान्नों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका लक्ष्य उच्च उपज वाली किस्मों के बीज, बेहतर सिंचाई तकनीक, उर्वरकों
और कीटनाशकों के उपयोग के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था, ताकि भारत खाद्य आयात पर अपनी निर्भरता को कम कर सके तथा देश की बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित किया जा सके। और भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी तथा भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है तथा एम.एस. स्वामीनाथन को उनके मरणोपरांत वर्ष 2024 में उन्हें भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 निम्नलिखित प्रदान नहीं करता है। यहाँ पर नहीं करता है पूछ रहा है। तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 भारत में डेटा संरक्षण के लिए प्रावधान करता है, जिसमें सहमति आधारित डेटा उपयोग, डेटा प्रिंसिपल का अधिकार, डेटा संरक्षण बोर्ड, इन तीनों का प्रावधान करता है। इसमें डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुनें। पहली पंचवर्षीय योजना सेवा पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, जो कि मुख्य रूप से कृषि और सिंचाई पर केंद्रित थी। और पहली पंचवर्षीय योजना को हेरोल्ड डोमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना वैश्वीकरण पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली थी, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ये 1956 से 61 तक चला था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना मजदूरी वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये भी गलत है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना एवं स्वतः स्फूर्त विकास की स्थिति प्राप्त करना था, जिसमें कृषि और उद्योग दोनों पर जोर था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना था। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली यानी कि लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम स्थापित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा वर्ष 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस संस्थान को प्रदान किया गया? तो WHO के द्वारा वर्ष 2024 का स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार निमहंस बंगलुरु को दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता को बैंक सुविधाएं, बैंक फैसिलिटीज टू पब्लिक। केंद्रीय बैंक जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है और वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, रेपो रेट का प्रबंधन करता है और सरकार को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है, जबकि जनता को बैंकिंग सुविधाएं वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? तो आम बजट के साथ वित्त विधेयक जिसमें कराधान प्रस्ताव शामिल है, ये पेश किया जाता है। मंत्रियों की वार्षिक रिपोर्ट ये पेश किया जाता है और एक विनियोग विधेयक ये पेश किया जाता है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण। नेक्स्ट है स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध शहद और बागबानी से है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति का संबंध शहद और बागबानी से है। जूट के उत्पादन से गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट है शक्तिकांत दास जो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान और 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं, पहले थे। तो शक्तिकांत दास ये पहले 15वें वित्त आयोग के सदस्य थे, भारत के G20 के शेरपा थे, राजस्व विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? भारत के निर्यात में सर्वाधिक योगदान पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और
फार्मास्यूटिकल्स का रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंजीनियरिंग के सामान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाल्टा सेज। फाल्टा सेज निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार केरल का लिंग अनुपात सबसे अधिक है, यानी कि केरल में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, 1084। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है? तो वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? नीति आयोग के शासकीय परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसमें राज्यों के राज्यपाल शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधानिक संस्था है? वैधानिक निकाय एक ऐसा निकाय होता है जिसकी स्थापना संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा किया जाता है। और दिए गए विकल्प में श्रम आयोग एक वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय करता है, यानी कि एनएसओ द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो इसे उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तो भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र की है। उसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु तथा तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को हुआ था। नेक्स्ट है, श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है। और भारत में वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है, विनाशकारी कीट और नेक्स्ट है, 2014 में अपने विघटन तक किस संस्थान ने पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की? तो पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग के द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, पीएम कुसुम के घटक बी के अंतर्गत यदि एकल सौर कृषि पंप के लिए बैंक वित्त का लाभ उठाया जाता है तो किसान को प्रारंभ में कितना हिस्सा स्वयं का अंशदान देना होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10%। आप लोग इसको डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना उन्नति के उद्देश्य को सही ढंग से दर्शाता है? परियोजना उन्नति यानी कि प्रोजेक्ट उन्नति, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीविका संवर्धन के लिए 20% सक्रिय मनरेगा श्रमिक परिवारों को प्रशिक्षित करना। ये पीआईबी का है, आप लोग देख सकते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि महात्मा गांधी नरेगा के 20% सक्रिय श्रमिक परिवारों को मंत्रालय के कौशल और आजीविका कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय रुपये के प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह प्रतीक देवनागरी रॉ और रोमन आर को एकीकृत करता है, तो यह सही है। नेक्स्ट है, 2 क्षैतिज रेखाएं राष्ट्रीय ध्वज और बराबर चिन्ह का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो यह कथन भी सही है। अगला कथन है, इसका चयन बिना किसी सार्वजनिक प्रतियोगिता के किया गया था, तो यह कथन गलत है। इसका चयन भारतीय नागरिकों के बीच एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया था। और नेक्स्ट है,
इसे 2010 से पहले अपनाया गया था, तो ये भी गलत है। इसे 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। यहाँ पर सही कथन चुनने बोल रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल कथन 1 और 2 सही है। तथा भारतीय रुपये के प्रतीक को IIT बॉम्बे के उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसकी बैठक के दौरान अप्रैल 2025 में क्या रेपो दर निर्धारित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6%। अप्रैल 2025 में RBI की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा रेपो दर 6% निर्धारित किया गया था। वहीं वर्तमान में रेपो रेट ये 5.50% है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। तो कथन है, तृतीयक क्षेत्र में केवल वे गतिविधियां शामिल हैं जो सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती हैं। तो ये कथन गलत है। तृतीयक क्षेत्र में वे गतिविधियां शामिल होती हैं जो वस्तुओं के उत्पादन में सीधे तौर पर मदद नहीं करती हैं, बल्कि ये सेवाएं प्रदान करती हैं। और कारण है, तृतीयक क्षेत्र की कुछ सेवाएं जैसे शिक्षण और चिकित्सा सेवाएं सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में सहायक नहीं होती हैं। तो कारण सही है। शिक्षण और चिकित्सा सेवाएं जो कि तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है, वे सीधे तौर पर वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि सेवाएं प्रदान करती हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभिकथन ए गलत है, परंतु कारण आर सही है। नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये 2 अक्टूबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन सोलर इंडिया कब शुरू किया गया था? तो ये 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का व्यवसाय है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, विनिर्माण। नेक्स्ट है, NHPC लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले 24 बिजली घरों में से एक तीस्ता 5 पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तीस्ता 5 पावर स्टेशन ये सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 2012 से 2017 की थी को निम्नलिखित में से कौन सा उप शीर्षक दिया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने फेमा अधिनियम के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित बैंकों पर मार्च 2025 में कार्रवाई की। तो RBI ने सिटी बैंक तथा IDBI बैंक पर कार्रवाई की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फेमा अधिनियम यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके तहत RBI ने मार्च 2025 में सिटी बैंक तथा IDBI बैंक पर कार्रवाई की थी। नेक्स्ट है, मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार ने पटना में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 में अपनी कृषि खाद्य क्षमता पर प्रकाश डाला है। और यह कार्यक्रम राज्य सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा और भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद, इन सभी के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें बिहार शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में किस वित्तीय संस्थान ने अपनी स्थापना का 90वां वर्ष मनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। तथा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने RBI की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र NCPA मुंबई में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए AI कैरियर शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर महिलाओं के लिए AI कैरियर शुरू किया है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। कथन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्त पोषण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये सही है। और कारण है, इस योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आय सहायता प्रदान की जाती है। तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और RA का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ सरकारी योजनाएं हैं और दूसरी तरफ उसके शुरू होने की तारीख है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी।
तो यहाँ पर 21 जनवरी 2015 दिया गया है, तो यही होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी तथा स्टैंड अप इंडिया योजना इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जब आर्थिक विकास में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बढ़ेगा। आर्थिक विकास के साथ लोगों की आय बढ़ती है और उनकी जरूरतें भी बदल जाती है तथा वे अधिक सेवाओं की मांग करते हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र इसका हिस्सा बढ़ेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से भुगतान संतुलन में चालू खाते की रचना नहीं करते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, क्योंकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ये चालू खाते का नहीं बल्कि पूंजी खाते का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण ऋण का संस्थागत स्रोत नहीं है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए घरेलू बैंकर्स। नेक्स्ट है नई औद्योगिक नीति 1991 का मुख्य प्रस्ताव था, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कुछ उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट है भारत ने वर्ष 2000 से 2024 के बीच शुल्क योग्य वस्तुओं पर औसत प्रशुल्क दर में कमी की है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 48.9% से 17.3% की कमी। नेक्स्ट है 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की रैंकिंग क्या थी, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा चतुर्थ। 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की रैंकिंग चौथी थी और इसमें पहले स्थान पर चीन था, दूसरे स्थान पर जापान तथा तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड था। नेक्स्ट है विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था किससे बनती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के मिश्रण से बनती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, जहां पर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व मौजूद है। वहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या फिर व्यवसायों के पास होता है। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है। नेक्स्ट, भारत में व्यापार और आर्थिक संबंध समिति यानी कि TERC के अध्यक्ष हैं, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति TERC एक उच्च स्तरीय समिति है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, FDI तथा आर्थिक नीतियों से संबंधित रणनीतियों पर चर्चा और निर्णय करती है और इस समिति का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत। ग्लोबल डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स 2025 में भारत शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में हरित योग कार्यक्रम शुरू किया है, तो इसे आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और योग के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। नेक्स्ट है 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नारियल। वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु कार्य नीति बनाने पर चर्चा की गई थी और इसमें नारियल शामिल नहीं है। नेक्स्ट है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा या निर्माण वस्तु। आयोग ने ऑप्शन डी को सही उत्तर बताया है। नेक्स्ट है क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 से 120 लाख करोड़। नेक्स्ट है बिहार के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में कृषि का कितना योगदान है, तो आयोग ने इसका सही उत्तर ऑप्शन डी को माना है 26%। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO के अनुसार वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 23.3% से 37% तक। नेक्स्ट है भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। शहरों में अधिक श्रम की मांग, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास और
ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार। नेक्स्ट है आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 4.5%। और अभी वर्तमान में आरबीआई ने इसे 4.8% कर दिया है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से एक क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1,000 करोड़ रुपए।